नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। स्वागत है आपका बुक्स इन वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में। भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल लंबे आंदोलनों और बड़ी लड़ाइयों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें ऐसे वीर युवा भी शामिल थे जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक अमर क्रांतिकारी की, अनंत लक्ष्मण कान्हेरे। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी AMT जैक्सन की हत्या कर अंग्रेज साम्राज्य को खुली चुनौती दी और हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। अनंत कान्हेरे का जीवन हमें यह संदेश देता है कि देशभक्ति उम्र की सीमाओं में बंधी नहीं होती। आइए जानते हैं उस वीर युवक की गाथा जिसने इतिहास के पन्नों पर अपने रक्त से स्वतंत्रता का स्वर्णिम अध्याय लिखा है। अनंत लक्ष्मण कान्हेरे का जीवन परिचय। प्रस्तावना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की धरती वीरों के बलिदान से सनी हुई है। कुछ नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे गए तो कुछ ऐसे गुमनाम नायक भी रहे जिनके त्याग, साहस और देशभक्ति ने स्वतंत्रता की नींव को मजबूत किया। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे अनंत लक्ष्मण कान्हेरे, जिन्होंने मात्र 18 वर्ष की आयु में ब्रिटिश अधिकारी AMT जैक्सन की हत्या कर अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती दी और देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। अनंत कान्हेरे का जीवन हमें यह सिखाता है कि देश प्रेम उम्र, पद या परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता। एक दृढ़ संकल्प, साहस और आत्म बलिदान ही क्रांति की असली नींव होते हैं। यह प्रस्तावना हमें उस युवा क्रांतिकारी की अमर गाथा की ओर ले जाती है जिसने भारत माता की आजादी के लिए मौन इतिहास में एक गरजता हुआ अध्याय जोड़ दिया। अनंत कान्हेरे। 15 अगस्त सन 1947 को भारत को अंग्रेजों की दासता से मुक्ति मिली। लगभग 150 साल अंग्रेजों ने भारत देश पर शासन किया। सन 1857 में अंग्रेजों को देश से निकालने का एक बड़ा प्रयत्न हुआ। उसके बाद स्वतंत्रता का संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष में कई लोगों ने अपने प्राण त्यागे, कई लोगों को फांसी हुई, अनेकों को जेल जाना पड़ा, कई लोगों के घर जलकर खाक हुए। इस स्वतंत्रता संघर्ष में कई युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। उनमें से एक अनंत लक्ष्मण कान्हेरे थे। अनंत लक्ष्मण कान्हेरे का जन्म सन 1891 में हुआ और मात्र 19 वर्ष की आयु में उन्हें फांसी हो गई। कारण, उन्होंने जैक्सन नाम के एक अंग्रेज अफसर की हत्या की। इसलिए मंगलवार दिनांक 21 दिसंबर सन 1909 में नासिक के विजयानंद नाट्यगृह में सबके समक्ष गोली दागकर अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने उस अफसर की हत्या की। इसलिए अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने यह हत्या क्यों की? वह सिरफिरे थे, पागल थे, जंगली थे, हिंसक थे, आतंकवादी थे? क्या उन्हें मालूम नहीं था कि वह क्या कर रहे हैं? क्या इस हत्या के परिणाम वह जानते नहीं थे? जैक्सन की हत्या करने के उपरांत उन्हें फांसी होगी, यह बात अनंत लक्ष्मण कान्हेरे को पूर्ण रूप से ज्ञात थी। फिर भी उन्होंने जैक्सन की गोली दाग कर हत्या की, क्योंकि उसकी हत्या करने से अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ हुआ। जैक्सन कौन था? जैक्सन नासिक जिले का कलेक्टर था, अंग्रेजों का प्रतिनिधि, अंग्रेजों को विरोध करने वाले भारतीयों का शासक, स्वतंत्रता प्रेमी भारतीयों का जीवन ध्वस्त करने वाला, उन्हें कुचलने वाला अंग्रेज अधिकारी था। युवा संगठन। जैक्सन जब नासिक का कलेक्टर बना तब नासिक में स्वतंत्रता प्रेमी युवाओं का एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। स्वातंत्र्य वीर सावरकर की अभिनव भारत की यह संस्था विकसित हुई थी। इस संस्था के सदस्य देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की प्रतिज्ञा लेकर गुप्त रूप से अपना संगठन बढ़ा रहे थे। यह संगठन नागरिकों की जागरूकता के लिए काम कर रहा था। लोकमान्य तिलक ने शुरू किए हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे सार्वजनिक गणेशोत्सव, शिव जयंती आदि कार्यक्रम भी इस संगठन द्वारा किए जा रहे थे। इस राष्ट्रीय उत्सवों के अंतर्गत मेले का आयोजन किया जाता था। उसमें नाट्य प्रवेश, पोवाड़े, गीत आदि मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों का समावेश था। इसकी उपयोगिता भी देशभक्ति का संस्कार बढ़ाने के लिए की जाती।
इन मेलों में विनायक राव सावरकर की कविता और पोवाड़े गाए जाते। साथ ही एक विकलांग युवा कवि गोविंद त्रिंबक दरेकर के लिखे गीत गाए जाते। उपरोक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त मंदिरों में कीर्तन प्रवचन का आयोजन किया जाता। उनमें राष्ट्रीय विचार रखने वाले कलाकारों को बुलाया जाता। भारत देश गुलाम है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकालना है, इसलिए उन्हें यहाँ राज्य करना दूभर करना चाहिए। उनके मन में भारतीयों के प्रति डर निर्माण होना चाहिए। कीर्तन प्रवचन आदि कार्यक्रमों से इस प्रकार के विचार युवाओं के मन में निर्माण किए जाते। चालाक अत्याचारी जैक्सन। जैक्सन चालाक था। उसने नासिक के पूर्ण वातावरण का परिचय कर लिया। उसे लगा कि यदि जनता के मन में अंग्रेजों के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ तो स्वतंत्रता आंदोलन अपने आप ठंडा हो जाएगा। इसलिए उसने चालाकी से जनता को अपने झांसे में लेने की ठानी। उस समय अंग्रेज अधिकारी सामान्य जनता से घुल मिलकर नहीं रहते थे, परंतु जैक्सन घोड़े पर बैठकर गांव का चक्कर लगाता, जनता का हालचाल पूछता, लोगों से मराठी में बातचीत करता। नासिक के सिंहस्थ पर्व में वह घोड़े पर बैठकर गोदावरी नदी के किनारे गया। यात्रा में आए यात्रियों का हालचाल पूछा। गोदावरी घाट के प्रसिद्ध रामकुंड पर भी वह टहला। उस समय हरिजन बंधुओं को रामकुंड प्रवेश निषेध था। किसी ने प्रवेश की गुस्ताखी की तो उसे पकड़कर मारते थे और पुलिस को सौंप देते। और हिंदू धर्म की रक्षा के बहाने अंग्रेज सरकार भी हरिजन को रामकुंड प्रवेश निषेध करते। सवर्ण हिंदू को छोड़कर और सभी लोगों को प्रवेश निषेध है, ऐसी सूचना रामकुंड पर लगी थी। किंतु यह सूचना जैक्सन के लिए नहीं थी। वह तो सवर्ण हिंदू नहीं था, वह था यूरोपियन क्रिश्चियन। लेकिन वह कलेक्टर था, इसलिए जब भी वह रामकुंड आता तो लोग उसे सम्मान से नमस्कार करते। मन से गुलामी में जकड़ी यह जनता जैक्सन को नमस्ते कर खुश होती और जैक्सन डींग हाँकता कि मैं पूर्व जन्म में वेद विद्या संपन्न ब्राह्मण था, इस कारण आज मैं यहाँ हूँ, इसीलिए मुझे यह गोदावरी नदी भाती है, यहाँ के कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। जैक्सन ने हिंदू धर्म स्वीकार नहीं किया। जैक्सन संस्कृत से परिचित था, इसलिए वह सच में कोई पूर्व जन्म का ब्राह्मण है ऐसा नासिक की भोली जनता मानती। लेकिन यह जैक्सन की चालाकी थी। भारतीय जनता के मन में अंग्रेजों के प्रति जो गुस्सा था उसे मिटाने का उसका यह प्रयास था। अंग्रेजों भारत छोड़ो यह कहने वालों पर लोग नाराज हों, ऐसे वातावरण का निर्माण जैक्सन ने किया। ज्ञानी लोग जैक्सन की चालाकी समझ रहे थे, जैक्सन के अत्याचार उन्होंने देखे थे। उद्याम विलियम्स। नासिक में यूरोपियन लोग उस समय गोल्फ खेलते थे। एक विलियम्स नाम का अंग्रेज अधिकारी गोल्फ खेलकर अपने घोड़ा गाड़ी से घर जा रहा था। उस समय भारत में मोटर नहीं थी। घोड़ा गाड़ी के आगे एक बैलगाड़ी जा रही थी, इसलिए विलियम्स की गाड़ी धीमी हुई। विलियम्स को बड़ा गुस्सा आया। उसने अंग्रेजी में बैलगाड़ी चालक को गाड़ी रास्ते के किनारे लेने के लिए कहा। चालक को कुछ समझ में नहीं आया, वह चकरा गया। विलियम्स ने नीचे उतरकर उस गरीब चालक को बैलगाड़ी से खींचकर उतारा और उसे जूतों की लातों से मारा। एक भारतीय नागरिक मेरा रास्ता रोकता है, मैं एक अंग्रेज अधिकारी हूं, मैं मेरा यह अपमान क्यों होने दूं? विलियम्स उद्यम था। विलियम्स की अमानुष लातों के प्रहार से वह गरीब किसान जल्द ही मर गया। विलियम्स की तकरार की तो जैक्सन ने जाहिर किया कि उस किसान की मौत पेट की तकलीफ से हुई और विलियम्स को निर्दोष करार दिया। इस घटना से नासिक के स्वतंत्रता प्रेमी युवा खौल उठे, परंतु उस समय वह कुछ न कर सके। नासिक में दशहरे की परंपरा है। देवी के दर्शन के लिए गांव के बाहर कालिका मंदिर में लोग जाते हैं, उस समय भी जाते थे। नासिक की युवा लड़कों ने निश्चय किया कि मंदिर जाते समय रास्ते में वंदे मातरम की घोषणा करेंगे। वंदे मातरम का क्या अर्थ है? वंदे मातरम का अर्थ है कि मैं मां को वंदन करता हूं। वंदे मातरम के जय घोष पर भी अंग्रेज सरकार का प्रतिबंध था, उसके बावजूद युवाओं ने जय घोष किया। उन युवाओं को पकड़कर उन्हें सजा दी। यह आदेश जैक्सन द्वारा दिए गए थे। मां को प्रणाम। यह घोषणा करने वाले युवक जैक्सन की नजर में गुनहगार थे, क्योंकि यहां मां का अर्थ
भारत माता था। देशभक्तों को पीड़ा। नासिक में वामन सखाराम खरे नामक देशभक्त वकील थे। वे इन युवकों के अभियोग निःशुल्क चलाते थे, उन्हें आर्थिक सहायता भी करते। अच्छे वकालत के कारण उनकी आय भी अच्छी थी। इस धन का उपयोग वह देश के लिए करते, देशभक्ति पर भाषण देते। जैक्सन ने खरे वकील के भाषण पर प्रतिबंध लगाया, उनकी वकालत की सनद निकाल ली, उन्हें मानसिक रुग्ण बताकर धारवाड़ जेल में डाल दिया। देशभक्त युवकों का एक आधार स्तंभ जैक्सन ने ध्वस्त किया। कुछ समय पश्चात खरे वकील की जेल में ही मृत्यु हो गई। तांबे शास्त्री नामक सांगली मिरज के एक प्रसिद्ध कथा प्रवचनकार थे। नासिक के मंदिरों में वह प्रवचन करते। अपने प्रवचनों में से वह देशभक्ति का पाठ देते। राम रावण की कथा इस प्रकार से कथन करते कि सुनने वालों को लगे कि अंग्रेज माने रावण। महाभारत की कथा करते समय कौरवों द्वारा किए गए अत्याचार सुनकर अंग्रेजों के जुल्म याद आते। उनकी कथा सुनकर युवक बड़े प्रभावित होते। उन्हें लगता हमें राम पांडवों की तरह अन्याय का प्रतिकार करना है। जैक्सन ने तांबे शास्त्री की कथा प्रवचन पर प्रतिबंध लगाया। तांबे शास्त्री को सरकारी आदेश मानना पड़ा। देशभक्त युवक जैक्सन की कृति पर नाराज हुए। एक महत्वपूर्ण घटना से उनका क्रोध भड़क उठा। बाबा राव सावरकर को दंड। विनायक दामोदर सावरकर स्वातंत्र्यवीर सावरकर के बड़े बंधु गणेश दामोदर सावरकर को बाबा कहा जाता था। वे नासिक में रहते थे। देशभक्त युवकों के वे मार्गदर्शक थे। उस समय उनकी आयु 30 वर्ष थी। उन्हें अंग्रेजी का ज्ञान था, अच्छे वाचक थे। वह नासिक के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। गोविंदा त्र्यंबक दरेकर इस युवा कवि की कविताएं गणेश उत्सव में गाई जाती। उन कविताओं में से कुछ चुनिंदा कविताएं बाबा ने लघु अभिनव भारत माला इस प्रकाशन माला में प्रकाशित की। यह कविताएं जैक्सन को पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि इन कविताओं में स्वातंत्र्य शाहीर कवि गोविंद जी कह रहे थे, रणवीर स्वातंत्र्य कोणा मिलेना, असभूतकालीन सिद्धांत जाना, स्वराज्य छूने पाहिजे युद्ध केले, रणवीर स्वातंत्र्य कोणा मिला ले। छपाई के बाद यह कविता बड़ी मात्रा में दूर दूर तक प्रसारित होती, लेकिन जैक्सन ने कविता के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया। कविता की छोटी किताबें जब्त की और बाबा पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन पर न्यायालय में केस दर्ज की। इसके 1 साल पहले सरकार ने लोकमान्य तिलक पर भी राजद्रोह का आरोप लगाकर केस चलाई थी। तिलक को 6.5 वर्षों की काले पानी की सजा सुनाई गई। उन्हें मंडाले की जेल में भेजा गया। बाबा को भी वहीं भेजने का जैक्सन का इरादा था। न्यायालयीन कामकाज के लिए बाबा को हथकड़ी लगाकर रास्ते से पैदल लेकर जाते। आप उन्हें पैदल न ले जाएं, तांगे से ले जाएं। तांगे का किराया हम देंगे। इस तरह से सज्जन लोग पुलिस अफसर से कहते थे, लेकिन पुलिस उनकी एक न सुनती और बाबा को राजद्रोह के आरोप में जन्म ठेप काले पानी की सजा सुनाई गई। उनकी रवानगी अंडमान को हुई। स्वातंत्र्यवीर सावरकर अंडमान गए। उसके पहले उनके बड़े भाई को अंडमान की जेल में भेजा गया। यह संपूर्ण योजना नासिक के कलेक्टर जैक्सन की थी। नासिक के युवक इस बात से दुखी हुए। उन्होंने जैक्सन को सजा दिलाने की ठान ली। सिर्फ नासिक के ही रहीवासी जैक्सन और पूरे ब्रिटिश शासन से पीड़ित नहीं थे। अनंत कान्हेरे शपथबद्ध। औरंगाबाद के 18 वर्षीय युवक अनंत कान्हेरे को भी सावरकर की खबर सुनकर बहुत गुस्सा आया। अनंत कान्हेरे कोंकण के रत्नागिरी जिला खेड़ तालुका के आयनी मेटे के रहीवासी थे। शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनंत औरंगाबाद में रह गए थे। वहां उनके मामा जी थे। बाद में वे हैदराबाद गए। अनंता कुछ दिन बार्शी में अपने भाई के घर रहकर बाद में फिर से औरंगाबाद आए। वहां अंग्रेजी के साथ साथ चित्रकला भी सीखते। उन्हें सरकार की शिष्यवृत्ति मिलती थी। गंगाराम मारवाड़ी सर्राफ के घर में वह रहते थे। गंगाराम उनसे 2 साल बड़े थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। गंगाराम व्यापारी थे,
लेकिन देशभक्त थे। उन्होंने देशभक्ति की गुप्त शपथ ली थी। अनंता ने गंगाराम से कहा, मुझे देश के लिए प्राण अर्पण करने की इच्छा है। अनंता के विचार गंगाराम को अच्छे लगे, लेकिन उन्होंने अनंता की परीक्षा ली। उन्होंने राकेल का दिया जलाया, दिए का कांच गर्म होने दिया और वह गर्म कांच अनंता के हाथ में रख दिया। फूलों के गुलदस्ते की तरह वह गर्म कांच अनंता ने हाथ में पकड़ी। उनके दोनों हाथ जल गए, लेकिन वे शांत थे। अनंता जरूर कुछ पराक्रम करेंगे, यह जानकर अब गंगाराम निश्चिंत हुए और उन्होंने अनंता को क्रांतिकारक की गुप्त शपथ दिलाई। अनंता बुद्धिमान थे, कलाकार थे, चित्रकला का शिक्षण ले रहे थे, नाटकों में भी वे काम करते थे। दिखने में सुंदर होने के कारण उन्हें स्त्री पात्र का काम मिलता। उस समय महिलाएं नाटक में काम नहीं करती थी। अनंता ने मित्र प्रेम कादंबरी का लेखन किया था। उनके विचार प्रखर थे। वह सकाल, केसरी वर्तमान पत्र पढ़ा करते थे। क्रांतिकारकों का आदर्श। अनंता जानते थे कि 1908 में लोकमान्य तिलक को काले पानी की सजा हुई है। वह जानते थे कि मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस ने बम स्फोट किया। मदनलाल ढींगरा ने इंग्लैंड में निवृत्त अंग्रेज अफसर कर्जन वायले की हत्या की, यह भी उन्होंने पढ़ा था। मदनलाल ढींगरा को फांसी की सजा हुई, यह भी वे जानते थे। मदनलाल ढींगरा की तरह पराक्रम करने की वे इच्छा रखते थे। गणु वैद्य से परिचय। औरंगाबाद में नासिक का एक युवक मिला, गणेश बलवंत वैद्य, यह इस युवक का नाम था। उसे गणु वैद्य कहते थे। गंगाराम और उनका येवले में परिचय हुआ। गंगाराम की पहचान से गणु औरंगाबाद में आए। वह क्रांतिकारक संस्था के सदस्य थे। इस संस्था के लिए शस्त्र जुटाने का उनका काम था। गंगाराम ने उन्हें बताया था कि औरंगाबाद में शस्त्र मिल सकते हैं, इसलिए वह औरंगाबाद आए थे। गणु और अनंता मिले। दोनों में अच्छी बातचीत हुई। अनंता ने उन्हें पूछा, जैक्सन ने बाबाराव सावरकर को जन्म ठेप की सजा दिलाई, फिर भी आप लोगों ने जैक्सन को जिंदा रखा? गणु बोले, जैक्सन को मार सके ऐसा हम में से कोई नहीं, मैं उसे मार सकता हूं। अनंता ने गणु से कहा। गणु ने नासिक आकर यह बात अपने मित्रों को कही और अनंता को नासिक में बुलाया। विनायकराव देशपांडे की भेंट। 19 सितंबर 1909 को अनंता नासिक आए। उन्हें लेने गणु नासिक रोड स्टेशन पर गए थे। गणु ने उन्हें नासिक के अपने मित्र विनायकराव देशपांडे से मिलाया। विनायकराव देशपांडे पाठशाला में शिक्षक थे। उनकी आयु 21 वर्ष की थी। वे विवाहित थे। उनके घर में गुप्त बैठक होती। देशपांडे ने अनंता को एक पिस्तौल दी। देशपांडे, गणु वैद्य और दाजी जोशी के साथ अनंता गांव के बाहर गए। वहां उन्होंने पेड़ों पर निशाना लगाकर पिस्तौल से गोली दागने का 2 दिन तक अभ्यास किया। कलेक्टर के ऑफिस जाकर जैक्सन को देख लिया। जैक्सन की हत्या करने के बाद उन्हें फांसी होगी, यह जानकर माता पिता के लिए अपना एक छाया चित्र निकाला। विलंब। जैक्सन की हत्या के लिए वे पूरी तरह से सिद्ध थे, लेकिन उन्हें थोड़ा रुकना पड़ा, क्योंकि अनंता जैक्सन की हत्या करने वाले हैं, इस कल्पना से गणु वैद्य घबरा गए। हत्या के बाद उन्हें भी पुलिस हिरासत मिलेगी, इस विचार से वे डर गए। उन्होंने अनंता से कहा, जैक्सन की हत्या की जिम्मेदारी तुम्हारी अकेले पर है, यह ठीक नहीं। तुम्हें कोई साथीदार चाहिए, अकेले तुम यह काम मत करो। मैं स्वयं ही तुम्हारा साथीदार हूं। यह बात गणु ने नहीं कही। गणु ने एक और सवाल खड़ा किया। नासिक क्रांतिकारी युवकों के नेता उस समय मुंबई में थे। कृष्णाजी गोपाल कर्वे, सब उन्हें अन्ना कर्वे कहते। उनकी आयु मात्र 23 वर्ष थी। बाकी युवाओं से बड़े थे, शिक्षित थे। उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई नासिक में की। बाद में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज गए। मुंबई में वे वकालत की पढ़ाई भी कर रहे थे। नासिक के युवा उन्हें अपना नेता मानते थे।
जैक्सन की हत्या करने की बात अन्ना जानते नहीं। उनकी अनुमति के बिना यह काम करना उचित नहीं, गणु ने अनंता से कहा। अनंता मात्र गणु को जानता था, इसलिए उसने गणु का सुझाव देश पांडे और दाजी जोशी के सामने रखा। तुम्हारे मुखिया की अनुमति प्राप्त होने पर मुझे एक साथीदार दिलवाइए, तब मैं यह काम करूंगा। अनंता की साथीदार की मांग जायज थी, क्योंकि विनायकराव देशपांडे स्वयं इस काम के लिए प्रस्तुत थे, लेकिन अन्ना मुंबई में होने के कारण उनकी अनुमति मिलना कठिन था। इसलिए जैक्सन की हत्या की योजना स्थगित हुई। अनंता औरंगाबाद वापस आए। उन्हें फिर नासिक कैसे बुलाया जा सकता है, इस बात की सूचना वे देकर गए। वह इस योजना की गुप्तता चाहते थे। उन्होंने गंगाराम को भी इस बात का पता नहीं चलने दिया। अन्ना कर्वे को नासिक बुलाने के लिए दाजी जोशी ने एक चिट्ठी लिखी और स्वयं बार्शी जाकर वहां से अनंता के भाई के नाम अस्वस्थ होने की तार की। ऐसी सूचना अनंता ने ही की थी। तार मिलने पर गंगाराम ने अनंता को प्रवास किराए के लिए पैसे दिए। अनंता बार्शी जाकर भाई से मिले। ऐसे ही मिलने चला आया, भाई से कहा। बाद में वह नासिक आए, लेकिन कर्वे नासिक में नहीं पहुंचे थे। दाजी जोशी स्वयं ही मुंबई जाकर अन्ना कर्वे को लेकर आए। अनंता ने उनके सामने जैक्सन की हत्या के लिए साथीदार की मांग की। तब कर्वे ने बाकी सबको कहा, आप में से कोई भी इस कृत्य को संपन्न करे। इस छोटे बच्चे को क्यों मुसीबत में डाल रहे हो? फिर से एक बार यह योजना रुक गई। अनंता औरंगाबाद लौट गए। कर्वे ने ऐसी भूमिका क्यों ली? क्या वह जैक्सन की हत्या नहीं चाहते थे? ऐसा नहीं था। सच तो यह था कि कर्वे ने स्वयं ही जैक्सन की हत्या करने की ठानी थी और इसके लिए उन्होंने एक मुहूर्त भी निश्चित किया था, 3 जनवरी 1910। उनके एक आध्यात्मिक गुरु बिडकर महाराज ने उन्हें कहा, 1909 में तुम अपने कार्य में यश पाओगे, इसलिए तब तक जल्दबाजी ठीक नहीं, ऐसा उन्होंने सोचा। जैक्सन की हत्या का मुहूर्त 1909 में ही जैक्सन को मृत्युदंड की सजा दी जाए, ऐसा उनको लगा। कारण, जैक्सन की पदोन्नति और तबादला नासिक से मुंबई हुआ। नासिक में वह कलेक्टर था और मुंबई में वह कमिश्नर के पद पर होगा। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को काबू में रखने के उनके कार्य का इनाम उन्हें मिला था। अंग्रेज अब नासिक में निर्भय होकर आ जा सकता है, ऐसा जैक्सन मानता था। अब तो उसकी पदोन्नति होकर तबादला हुआ था, इसलिए राजनिष्ठ लोगों ने उसके सत्कार और विदाई समारंभ का आयोजन किया। जैक्सन बेहद खुश था। जैक्सन एक बार नासिक के बाहर गया, तब उनकी हत्या करना कठिन होगा। यह जानकर कर्वे ने उनकी हत्या की योजना बनाई। अनंता कान्हेरे को ही यह कार्य सौंपा जाए, ऐसा निश्चित हुआ, क्योंकि क्रांति कार्य में प्राणों की आहुति देने वाले युवा वर्ग की आवश्यकता थी। 21 दिसंबर 1909 मंगलवार रात 9 बजे का मुहूर्त जैक्सन की हत्या के लिए ठीक हुआ, नासिक के विजयानंद नाट्य गृह में। यह समय और स्थान उन्होंने कैसे निश्चित किया? जैक्सन का सत्कार। उस समय नासिक में किर्लोस्कर नाटक मंडली आई हुई थी। इसी मंडली में उस समय प्रसिद्ध कलाकार बाल गंधर्व स्त्री भूमिका निभाते थे। इस कंपनी के संगीत शारदा नाटक का प्रयोग बुधवार दिनांक 22 दिसंबर को विजयानंद नाट्य गृह में होने वाला था। जैक्सन मराठी जानता था, उसे नाटक पसंद थे और फिर बाल गंधर्व का स्वर्गीय संगीत नाटक। जैक्सन को सत्कार के लिए नाट्य गृह बुलाकर उसका मध्यांतर में सत्कार का आयोजन किया जाए, ऐसा नासिक के लोगों ने ठीक किया। लेकिन जैक्सन को उस दिन समय न होने के कारण उसके समयानुसार नाटक के प्रयोग का दिन बदल दिया गया। मंगलवार दिनांक 21 दिसंबर जैक्सन नाटक देखने आने वाला है और वहीं उसके सत्कार का आयोजन है, ऐसी खबर फैलाई गई। कर्वे ने इसी कार्यक्रम में जैक्सन की हत्या की योजना को कृति में लाने का विचार किया। अनंता का नासिक में आगमन। कर्वे की सूचनानुसार विनायकराव देशपांडे अनंता को खबर देने सोमवार को औरंगाबाद गए। दोपहर तक आता हूं, ऐसा अनंता ने कहा।
गणु वैद्य को इस बात की कोई खबर न हो ऐसा तय हुआ, लेकिन एक अनपेक्षित घटना घटी। गणु के औरंगाबाद में दो मित्र थे, दत्तू जोशी और काशीनाथ अंकुशकर। यह दोनों गणु के नासिक के घर में आकर गए थे। दोनों ही का अनंता से भी परिचय था और दोनों अनंता के साथ ही नासिक के लिए निकले थे। अपने आने की खबर उन्होंने गणु को पत्र द्वारा भेज दी थी। तीनों एक साथ रेलवे से निकले। इन दोनों की वजह से अपने नासिक आने की खबर गणु को न हो, इसलिए अनंता ने मरमाड़ स्टेशन पर अपना डिब्बा बदल दिया। मैं आगे मुंबई जाने वाला हूं, ऐसा उसने जोशी और अंकुशकर को कहा और साथ ही अपने आने की खबर गणु को नहीं देने के लिए कसम दी। दिनांक 21 दिसंबर की दोपहर 4 बजे नासिक रोड स्टेशन पर गाड़ी आई। जोशी और अंकुशकर को लेने गणु स्टेशन आया था। उन्हें लेकर वह नासिक शहर गया। अनंता थोड़ी देर वहीं टहलकर नासिक आया। प्राथमिक प्रस्तुति। नासिक आकर अनंत देशपांडे के घर आया। देशपांडे घर पर नहीं थे। वहां उन्हें शंकर सोमण नामक एक लड़का मिला। उसने अनंत को 2 पिस्तूलें दी। करवे ने कुल 3 पिस्तूल गणु से मंगाई थी। उन्हीं में से यह 2 थी। शंकर ने अनंत को एक चिट्ठी दी। उसमें शीर्षक था, खून का बदला खून, जुल्म का प्रतिकार। यदि अनंत पकड़े गए तो उन्हें यह उत्तर देना था। अनंता ने वह चिट्ठी पढ़ी। शंकर के सूचनानुसार अपने हस्ताक्षर में एक प्रत निकालकर स्वयं की कोट की जेब में रखी। उसके बाद शंकर ने उसे एक जहर की पुड़िया और एक पेड़ा दिया और कहा, काम होने के बाद खुद पर पिस्तूल चला लो या यह जहर खा लो। इससे दूसरों को तकलीफ नहीं होगी। यदि जीवित पकड़े गए तो उत्तर हिंदुस्तान का कोई नाम और पता बताना। अन्ना करवे कहाँ है? अनंता ने शंकर से पूछा। वह मुंबई गए हैं। यह निवेदन उन्होंने ही लिखा है, शंकर ने कहा। नाट्य गृह के अंदर। नाटक रात के 9 बजे शुरू होना था। अनंता 1 घंटा पहले नाटक गृह के पास आए। वहां विनायक राव देशपांडे मिले। उन्होंने अनंता के लिए नाटक की 2 टिकटें दी। एक कुर्सी की थी, जैक्सन के पीछे की सीट थी। दूसरी टिकट कम पैसे वाली थी, पर्दे के बाजू में कट्टे पर बैठकर नाटक देखने की टिकट थी। अनंता ने दोनों टिकटें ली। वह 2 थी, इसलिए उन्होंने विनायक राव को पूछा, आप आने वाले हैं? हाँ, देशपांडे ने कहा और दूसरी कतार में एक कुर्सी की ओर अंगुली निर्देश कर अनंता ने कहा, अन्ना वहां बैठे हैं। यदि तुम इस काम में असफल रहे तो अन्ना यह काम करने वाले हैं। यदि वह भी न कर पाए तो मैं यह काम करूंगा, लेकिन आज यह काम होना ही चाहिए। देशपांडे की बात सुनकर और अन्ना करवे की तरफ देखकर अनंता का मन भर आया। अब उन्हें एक की बजाय 2 साथीदार मिले, लेकिन अब उन्हें साथीदार की आवश्यकता ही नहीं थी। अनंता के पास 2 अलग अलग जगहों की नाटक की 2 टिकटें थी। जैक्सन को कहां से निशाना बनाना है, यह उन्हें ही ठीक करना था। जैक्सन की पीछे की सीट पर बैठकर या आगे की ओर पर्दे के बाजू में कट्टे पर। जैक्सन को सामने से वार करने का फैसला लेकर अनंता कट्टे पर जा बैठे। जैक्सन का आगमन। नाटक समयानुसार शुरू हुआ। जैक्सन अभी तक आया नहीं था। पहले अंक का दूसरा प्रवेश शुरू हुआ। एक गाना शुरू हुआ और जैक्सन की घोड़ा गाड़ी थिएटर के पास रुकी। जैक्सन के स्वागत के लिए सरकारी अफसर सामने गए। कट्टे के पास वाले दरवाजे से अफसरों के साथ और 2 यूरोपीय महिलाओं के साथ जैक्सन नाटक घर में आए। आखिर शिकार हाथ आई। अनंता ने जैक्सन को ठीक से देख लिया। वह अंदर आते ही अनंता उठ खड़े हुए और जैक्सन अपनी कुर्सी की ओर जा ही रहे थे कि अनंता ने जैक्सन पर एक गोली दाग दी। यह गोली जैक्सन को लगी नहीं, वह उनके बगल से निकल गई। अनंता फुर्ती से जैक्सन के सामने खड़ा हुआ और उसने अपनी पिस्तूल से लगातार 4 गोलियां जैक्सन की छाती पर दाग दी। गोलियों की आवाज से सबका ध्यान उस तरफ गया। कईयों को लगा कि यह स्वागत के पटाखे की आवाज है, लेकिन जल्द ही सबको घटना के बारे में जानकारी हुई। जैक्सन खून से लहूलुहान होकर
मृत पड़े थे। सरकारी अफसरों ने अनंता को पकड़ लिया। एक ने अपने लाठी से अनंता के सिर पर वार किया। अनंता घायल होकर खून बहने लगा। अनंता शांत थे। वह स्वयं पर पिस्तूल न चला पाए और न ही जहर खा पाए। उन्हें इस तरह आत्महत्या करने की इच्छा भी नहीं थी। उन्हें फांसी जाना था। उन्हें युवकों के सामने एक आदर्श रखना था। जैक्सन नीचे गिरते ही नाटक घर का वातावरण बदल गया। नाटक बंद हो गया। सब दूर भगदड़ मच गई। कुछ लोग बाहर निकले। उसी में देश पांडे बाहर निकल गए। पुलिस की हिरासत में। पुलिस ने नाटक घर के दरवाजे बंद किए और सबको रुकने के लिए कहा। एक एक की तलाशी लेकर उन्हें बाहर छोड़ने लगे। अन्ना कर्वे नाट्य गृह में फंसे थे। तलाशी में कुछ हाथ न आने के कारण पुलिस ने दरवाजे खोल दिए। कर्वे सही सलामत बाहर आ गए। अनंता अफसरों के हाथ लगे। उन्हें पुलिस स्टेशन ले गए। वहां उनकी जबानी ली गई। पहले उन्होंने अपना नाम अनंत बर्दे बताया, बाद में सही नाम बता दिया। उन्होंने अफसरों से कहा कि यह काम उन्होंने किसी के कहने से या मार्गदर्शन से नहीं किया, बल्कि अपनी मर्जी से किया। पिस्तूल कहां से लाई? ऐसा पूछने पर उन्होंने कहा कि औरंगाबाद के एक अरब से उन्होंने वह खरीदी की। गणु वैद्य घबरा गए। नाट्य गृह में जैक्सन की हत्या का समाचार बाहर फैल गया। गणु वैद्य को रात को 10 बजे यह खबर मिली। केशव प्रांजप्पे नाम के उसके एक दोस्त ने यह खबर दी और आगे यह भी कहा कि तुम्हारे पास यदि कुछ आक्षेपार्ह चीजें हों तो उसे नष्ट कर दो। गणु के मेहमान दत्तू जोशी ने यह बात सुन ली। वह बोले, हमारे साथ अनंता कान्हेरे आया। यह काम उसी का है। उसके बारे में हम किसी से कुछ ना कहें, इसलिए उसने हमें कसम दिलाई थी। गणु इस बात से डर गया। उसने अपने पास के पिस्तूल और कुछ सामान एक पोटली में भरकर पड़ोस के घर के छत पर कवेलू के नीचे छिपा कर रखा। थोड़ी देर बाद अन्ना कर्वे से गणु के लिए संदेश आया कि तुम्हारे घर आए औरंगाबाद के लड़कों को जल्द से जल्द मुंबई भेज दो और वहां से उन्हें औरंगाबाद जाने के लिए कहो। गणु के घर दत्तू जोशी और काशीनाथ अंकुशकर के आने की खबर उन्हें देश पांडे से मिली थी। गणु ने फटाफट कुछ व्यवस्था नहीं की। उसके बड़े भाई ने उसे इस काम के लिए पैसे नहीं दिए, तो वह कर्वे के पास से 10 रुपये लेकर आया। गणु को फिर भी जल्दी नहीं थी। उसने दोनों लड़कों को नासिक रोड जाने वाले तांगे में बैठा दिया। स्वयं घर पर रहे। इन लड़कों की अच्छी व्यवस्था करते तो अच्छा था, लेकिन गणु घबरा गया था। दत्तू और काशीनाथ बंदी। दत्तू जोशी और काशीनाथ अंकुशकर नासिक रोड स्टेशन पर पहुंचे तब तक मुंबई की ओर जाने वाली गाड़ी निकल चुकी थी। खाली प्लेटफॉर्म पर दोनों भटक रहे थे। सब दूर पुलिस बंदोबस्त था। इन दो लड़कों को अकारण घूमते देख पुलिस ने उन्हें टोका। उनकी छानबीन की। असमाधानकारक जवाब सुनकर पुलिस दोनों को अफसरों के पास ले गई। लड़के औरंगाबाद के हैं और गणु के घर ठहरे थे। यह जानकर पुलिस गणु के घर पहुंची और एक एक धागा जोड़कर सब हकीकत जान ली। 8 लोगों पर मुकदमा। जैक्सन खून के आरोप में पुलिस ने कुल 8 लोगों पर मुकदमा चलाया। नासिक में प्राथमिक काम होने के बाद मुंबई के खास न्यायालय में यह मुकदमा चला। बड़े भाई अनंता को मिलने जेल गए और वकील जुटा रहा हूं कहा। अनंता ने वकील नहीं चाहिए कह दिया। 18 साल के इस युवक ने न्यायालय में स्वयं ही पैरवी की। सरकारी साक्षीदारों की छाननी भी स्वयं ही की। तीनों न्यायाधीशों के सामने यह मुकदमा चला। बेसिल हीटन और चंदावरकर। हीटन ने अनंता की साहस का गौरव किया। कर्वे का आत्मसमर्पण। कर्वे ने पहले अपराध अस्वीकार किया था। पुलिस ने पूरी छानबीन कर ली है और अब जन्म ठेप की सजा होगी, यह उन्होंने जान लिया। जन्म भर अंग्रेजों के जेल में रहने से मौत अच्छी। इससे पुनर्जन्म भी जल्द होगा और फिर से भारत माता की सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसा सोचकर अन्ना कर्वे ने न्यायालय में स्वीकार किया कि जैक्सन की हत्या की योजना उनकी थी। वैद्य जोशी माफी के साक्षीदार।
इस मुकदमे में गणु वैद्य और दत्तू जोशी दोनों माफी के साक्षीदार थे। दोनों को सरकार ने पहले ही माफ किया था, इसलिए गणु वैद्य की सहायता से पुलिस ने न्यायालय में यह अपराध सिद्ध किया। इस मुकदमे में काशीनाथ अंकुशकर को निर्दोष करार दिया। दत्तू जोशी को 2 साल की सजा और गणु वैद्य को जन्म ठेप की सजा सुनाई। माफी के साक्षीदार होने के कारण उनकी सजा माफ हो गई। दाजी जोशी और शंकर सोमण को जन्म ठेप मिली और विनायकराव देशपांडे, अण्णा कर्वे व अनंता कान्हेरे इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। स्वातंत्र्य वीर सावरकर हिरासत में। जैक्सन की हत्या जिस पिस्तौल से हुई वह विनायकराव सावरकर ने इंग्लैंड से भेजा था, इसलिए 13 मार्च 1910 को उन्हें इंग्लैंड में हिरासत में लिया। वहां से उन्हें भारत ले जाते समय मार्सेलिस बंदर में जहाज से निकल भागने के लिए वे सागर में कूद गए। यह पराक्रम जग प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान लाने के बाद सावरकर पर 2 मुकदमे जारी हुए और उन्हें 2 जन्म ठेप की सजा सुनाई गई। आखिरी दिन दिनांक 19 अप्रैल 1910 में ठाणे की जेल में सुबह 7 बजे अनंता कान्हेरे, अण्णा कर्वे और विनायकराव देशपांडे को फांसी दी गई। तीनों के हाथ में भगवत गीता थी और वे खुशी से फांसी चढ़े। जेल में अनंता के भाई उनसे मिलने आए थे। तब अनंता ने माता पिता से न मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। अनंता ने कहा कि वे माता पिता को दुखी नहीं देख सकते, इसलिए इस वीर पुत्र के माता पिता को उनका अंतिम दर्शन नहीं नसीब हुआ। फांसी के दिन तीनों के सगे संबंधियों को सरकार ने प्रवेश नहीं दिया। तीनों की लाश भी सरकार ने घर वालों को नहीं दी। इन तीनों की लाश सरकारी अफसरों ने ठाणे खाड़ी पर जलाई और रक्षा खाड़ी में बहा दी, क्योंकि इन सच्चे क्रांतिकारियों की रक्षा भी पीछे न छूटे। अमर क्रांतिवीर। आने वाली पीढ़ी ने इन साहसी क्रांतिकारकों की याद जागृत रखी है। वे इन क्रांतिकारकों के प्रति कृतज्ञ हैं। उनका पराक्रम, त्याग और उनके प्रति पूज्य बुद्धि आज भी याद की जाती है। अनंता कान्हेरे, अण्णा कर्वे, विनायकराव देशपांडे जैसे कई क्रांतिकारकों के प्राणों के बलिदान से भारत देश स्वतंत्र हुआ। अनंत लक्ष्मण कान्हेरे ने मात्र 18 वर्ष की आयु में अपने अदम्य साहस और बलिदान से यह सिद्ध कर दिया कि आजादी की लौ किसी भी युवा के दिल में प्रज्वलित हो सकती है। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि सच्चा देश प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्म और त्याग से सिद्ध होता है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं तो यह हमारा कर्तव्य है कि ऐसे गुमनाम वीरों के बलिदान को स्मरण करें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। अनंत कान्हेरे का नाम सदैव उस अमर गाथा के रूप में याद किया जाएगा जिसने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। दोस्तों, अगर यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें हिम्मत मिलती है। तो बुक्स इन वॉइस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको इसी तरह का रोचक साहित्य सुनाते रहेंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा यह कार्यक्रम, जरूर कमेंट करें। और हाँ, यदि कोई खास कहानी, कविता, जीवन परिचय, उपन्यास आदि आपको सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपको सुनाएंगे आपके पसंद के साहित्य सिर्फ और सिर्फ बुक्स इन वॉइस के YouTube चैनल पर भारत की वाणी कार्यक्रम में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आभार।